जीत है। मैं फौजी में मैनेजर था। मेरे पापा ने मेरे माँ को मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तक तोड़ दी थी। सही इलाज ना करवाने की वजह से हड्डी में खून सप्लाई करने वाली नलियों को नुकसान पहुंच गया था और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी माँ को फालिज का अटैक आया और उनका दूसरा बाजू भी बेजान हो गया, तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर माँ की सेवा करने का फैसला कर लिया। मेरी पत्नी की लाख कोशिश के बाद भी मेरा दिल ना बदला। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी माँ की उम्र 13 साल की थी जब मेरी नानी की मृत्यु हो गई। नानी की मृत्यु के बाद मेरे नाना ने ही मेरी माँ की परवरिश की थी, मगर फिर उन्होंने सोचा कि वो या तो अपनी बेटी को कमा कर खिला सकते हैं या फिर उनकी देखभाल के लिए घर बैठ सकते हैं। इसलिए जब मेरी माँ 18 साल की हुई तो मेरी माँ की शादी मेरे नाना ने अपने दोस्त के बेटे से ये सोचते हुए कर दी कि देखा भला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरे दोस्त का बेटा भी है, इसलिए मेरी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन यह बात मेरे नाना की गलत साबित हुई। मेरे नाना अपनी बेटी की शादी के 2 साल तक जिंदा रहे। फिर उन 2 साल में मेरी माँ 3 बार रूठ कर अपने बाबा की चौखट पर आई थी। हर बार मेरे नाना ने अपने दोस्त यानी मेरे दादा से मिनती करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया गया। उसके 2 साल बाद मेरे नाना की मृत्यु हो गई। मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई, तो मेरे दादा के घर वाले को खुली छूट मिल गई। अब मेरे पापा के साथ साथ मेरे दादा और दोनों बुआ भी मेरी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक बार मेरे पापा को कहीं जाना था और मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो पापा के कपड़े इस्त्री ना कर पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद वो जालिम मेरी माँ को किसी डॉक्टर के पास तक ना ले गए, बल्कि उल्टा जब मेरी माँ दर्द से काटती थी तो माँ को और मारा और कहते कि बहाना कर रही है। यहाँ तक कि उसी हालत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डियाँ में उंगलियाँ और बाजू में खून सप्लाई करने वाली नली भी कट हो गई। जब खून सप्लाई करने वाली नलियाँ कट हो गई तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियाँ तक पहुँचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और लटक कर रह गया। जब मेरे दादा के घर वाले को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो चुकी है, तो उन्होंने मेरी माँ पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकलवा गया तो उस समय मैं अपनी माँ की पेट में 7 महीने का हो चुका था। 2 महीने तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर में रखा और 2 महीने बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दादा के घर वालों को खतरा हो गया कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हड़प लूं। इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर से बल्कि गांव से निकलवा दिया। गांव से निकल जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेटकर, कभी दांतों से पकड़कर, कभी कंधे से लटकाकर अपने गांव तक पहुंची। और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक दुकान के नीचे गुजारी। सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रखकर जागती रही ताकि कोई कुत्ता मुझे चबा ना डाले। समय गुजरता रहा। पहले पहले तो मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियो के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती थी,
उन्हें सिर्फ अपनी पेट की ही फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्हें मेरी भी चिंता थी। वो गंदा फ्रूट खाकर जब दूध बन जाता तो मुझे दूध पिलाती और मेरा पेट भरती। जब मेरी माँ को बाजार में रहते हुए कुछ साल गुजर गए तो वहाँ के दुकानदार मेरी माँ पर भरोसा करने लगे। यूँ उन्हें दुकान की सफाई करने का काम मिल गया तो माँ दुकान में जब काम करती तो मुझे उठाकर अपने पीछे झोली में डालकर पीछे लटकाने के बाद एक हाथ से सफाई करती थी। हाथ से सफाई करना माँ के लिए बहुत मुश्किल होता था, इसलिए मेरी माँ ने कुछ पैसे इकट्ठा करके बुर्श पॉलिश और हथौड़ा, कील, धागा और सुई खरीदने के बाद जूते सिलाई करने का काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे गोद में लेटाकर एक हाथ और एक पैर की मदद से जूते सिलाई करती थी। कुछ अच्छे लोग तरस खाकर मेरी माँ को उनके काम के ज़्यादा पैसे देते थे और जबकि कुछ बदतमीज लड़के जानबूझकर पास वाली नली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते थे और फिर मेरी माँ उस जूते को कपड़े की मदद से साफ करती थी। तो फिर वो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते थे। खैर, समय गुजरता रहा। मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुंचा तो मेरी माँ ने कुछ अच्छे लोग की मदद से एक कागज़ पर दस्तखत करके वो कागज़ मेरे पापा के पास भिजवा दिया। उस कागज़ पर लिखा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कभी भी अपने पापा की जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगेगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। ये टीचर को जब मेरे हालत का पता चला तो वो मुझे और मेरी माँ को बाजार से उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने हमें एक अलग कमरा दे दिया और फिर उन्होंने हमारा सारा खर्चा अपने सर पर ले लिया। बदले में मेरी माँ ने मेरे टीचर से मना करने के बावजूद भी उनके घर के कामकाज की जिम्मेदारी उठा ली। मैं हर समय पढ़ता रहता था और मेरे टीचर ने मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हो गया और फिर मेरी गिनती टॉप 10 कैंडिडेट्स में हो गई। मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और मेरी शादी टीचर ने अपनी बेटी से करवा दी। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर था तो हार्ट अटैक से मेरे टीचर यानी मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। तो मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सका और मिशन पूरा करने के बाद मैं पूरा दिन बैठकर उनके अंतिम संस्कार पर ना जाने की वजह से पछता रहा था। जब दिल का गम हल्का हो गया तो मैंने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं अपने पूरे बेंच में अकेला ऑफिसर था जो जासूस बनकर दुश्मन का पता लगाता और फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन को हरा देता था। एक बार मैं एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को फॉलीज का अटैक आया। मैंने अपने सीनियर्स बैट्समैन यहाँ तक कि अपने टीम को रोकने के बावजूद भी इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी माँ की सेवा में बिजी हो गया। मुझे याद है मेरे दोस्त मयंक ने मुझे कहा था कि इस फैसले के बाद तुम बहुत पछताओगे। मेरी पत्नी मुझे कसम दी थी कि वो मेरी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मगर तुम अपनी जॉब मत छोड़ना। मगर मेरा दिल नहीं माना। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती रहती थी कि मेरी माँ जो मुझसे कह सकती है वो मेरी पत्नी से नहीं कह सकती। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और ख़ुद अपनी माँ की सेवा करने लगा। मेरी माँ जब तक जिंदा रही तो मैंने शायद ही कोई रात घर से बाहर गुजारी होगी। मैं 24 में से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम खोला था जिस पर मेरे नौकर बैठते थे। मैं सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। ऊपर वाले ने मुझे माँ की सेवा करने के बदले इतनी दौलत दी कि
मेरे पास आज 7 शोरूम है। आज हिंदुस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्रीज़ है। आज मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मेरी 2 बेटी अमेरिका में पढ़ती है। दोनों बेटों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा बिजनेस खुद संभाल रखा है। मेरी औलाद इंतज़ार करती रहती है कि कब उनके पापा उनको कोई हुक्म दे और वो उस काम को करे। कुछ साल बाद मैं अपनी पत्नी का अपनी बेटी से मिलने गया तो बेटी के कहने पर ओल्ड होम चले गए। वहाँ पर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति था जिसकी शक्ल देखते ही मैंने उसको पहचान लिया कि वो मयंक है। मयंक को देखकर मैं हैरान रह गया। हिंदुस्तान में उसका रोब, उसकी शानो शौकत थी जो अब अमेरिका में ख़त्म हो चुकी है। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया। ओल्ड होम के सिक्योरिटी से पूछने पर पता चला कि उसका बेटा उसे यहाँ छोड़ गया था और उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार को कर गया था। ओल्ड होम से वापसी पर थक कर हम एक होटल पर ठहरे तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी ने हाथ पांव दबाने शुरू कर दिए। मैं बेटी को देखकर सोच रहा था कि वाकई जैसा तुम अपने माँ के साथ सलूक करोगे फिर वैसा ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। जैसा आप लिखेंगे कल आपकी औलाद आपको वैसा ही पढ़कर सुनाएगी। और मयंक की हालत ने मेरी इस सोच को साबित कर दी थी। क्यों दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर